गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज साक्षी पवार फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। अब तक अपन ने 4 मॉक टेस्ट पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं। कमिंग विद द नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर 5th। चालू करते हैं। ये भी मॉक टेस्ट पेपर आप देखोगे तो ऐसा लगे यार रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, इतने रिपीटेटिव क्वेश्चंस है ना, तो आपको बहुत उल्टा रिपीटेटिव क्वेश्चंस है तो अच्छा भी है कि आपका प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग। ये भी क्वेश्चन देखोगे, इसके पहले वाला मॉक, रीसेंट मॉक दैट इज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4, उसमें ही कवर किया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट पर्सन्स। सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट प्राइजेस पे, उसको क्या बोला जाता है? सेम प्रोडक्ट, बराबर कि नहीं? सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, ओके, सेम प्रोडक्ट है। सेम प्रोडक्ट मतलब ए प्रोडक्ट है, ठीक है। डिफरेंट पर्सन्स को अलग अलग लोगों को बेच रहे हो, डिफरेंट प्राइजेस पे बेच रहे हो। मतलब एक इंसान को बेचते एक प्रोडक्ट है, समझो एक कैलकुलेटर है, जो कैलकुलेटर आपका ऑलमोस्ट अराउंड 250 रुपीज़ का आता है। आपने क्या किया, कैलकुलेटर आपके फ्रेंड को, आपका फ्रेंड आया तो फ्रेंड था तो इसके लिए आपने 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया और 200 रुपीज़ में उसको दिया, ठीक है। आपका एक जानी दुश्मन है आपका फ्रेंड है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसको बोला यार ये 300 रुपये का है, 300 रुपये का है, ठीक है। फ्रेंड के लिए 200 रुपीज़ बोला, 300 रुपीज़ बोला, और ऐसे दूसरे भी लोग आए जिनके लिए आपने डिस्काउंट भी दिया और किन को लिए ज़्यादा पैसे भी दिया। तो ये क्या कर रहे हो आप? एक ही कैलकुलेटर है, हाँ एक ही कैलकुलेटर है, बट ये एक ही कैलकुलेटर की अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइजेस पे देना, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब लास्ट मॉक का ऑलमोस्ट 49th या 50th क्वेश्चन यही था। सेम क्वेश्चन ये भी मॉक पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। Which of the following is the common property of perfect competition and monopolistic competition? मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1। मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 में अपन ने एक चीज़ देखी थी कि कॉमन प्रॉपर्टी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कोई तो भी एक फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। वो कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अपन एक चीज़ पढ़ी थी, सेलिंग कॉस्ट। पढ़ते वापस एक बार। सेलिंग कॉस्ट अपन नहीं पढ़ा था, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन, बट येस देयर इज सेलिंग कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। आप अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। वही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। देयर आर मेनी सेलर्स एंड देयर आर मेनी बायर्स। किस कंपटीशन में मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स है? परफेक्ट कंपटीशन में। बट वही आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो आंसर क्या है? फ्री एंट्री एंड exit. Okay, next question. Which of the following function does money serve? Which of the following does money serve when used to measure the prices of different goods and services? मतलब कौन सा फंक्शन है मनी का जो आप यूज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करने के लिए? पहला है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू है क्या? नहीं। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी तो स्टोर करता है वैल्यू। 5 साल पहले का 100 रुपीज़ की नोट है, आज भी लाओगे तो आज भी उसमें वैल्यू है कि नहीं? हाँ वैल्यू है। बैंक में पैसा रखोगे तो उसमें वैल्यू रहेगी क्या? वैल्यू रहेगी। बट स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस आता है। मीन्स ऑफ एक्सचेंज नहीं, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को तोलना, दैट इज तोलना, मेजर करना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? भाई रामू है और गोपू है, ठीक है। जो अपन ने एग्जांपल लिया था, रामू को शिप चाहिए थी तो रामू शिप लेने के लिए गोपू के पास जाएगा, तो वो अभी क्या करेगा ना, शिप चाहिए रामू को तो वो पैसा देगा। क्या करेगा? ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। अभी ये ज़्यादा इंसान के जैसे लग रहा है, ठीक है। रामू को क्या चाहिए था? शिप चाहिए थी, और गोपू के पास, ये रामू है ये गोपू है, ठीक है। रामू को शिप चाहिए थी और गोपू के पास शिप है, तो रामू क्या करेगा? गोपू के पास जाएगा, वो उसको क्या देगा? पैसा देगा, और उसके अगेंस्ट क्या लेगा? शिप। तो इसको बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये शिप जो थी ना, ये शिप थी 2000 रुपये की। ये कैसे 2000 रुपये बोले? मैंने क्या बोला? 2000
रुपी। तो ये आप मेजर कर सकते हो एक कमोडिटी को, एक गुड्स या फिर एक सर्विस को मेजर करने के लिए जो है मनी आप यूज कर सकते हो। तो उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैश बैलेंस अप्रोच वाज गिवन बाय हुम। कैश बैलेंस अप्रोच ये किसने दिया था, कैश बैलेंस अप्रोच किसने दिया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने। कैश बैलेंस अप्रोच जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बाद एक कैश बैलेंस अप्रोच था कि यू मतलब पैसा हमेशा आपने खर्चा नहीं करना चाहिए, उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपने उसको कैश में भी रखना चाहिए, बिकॉज कैश ऑल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू। जो कैश बैलेंस अप्रोच था वो किसने दिया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने दिया था। ये लर्न करने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो अपनी आरबीआई है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है। पहला बोला है क्रेडिट कंट्रोल, ये अभी तक अपने को जान लिए है। सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, ये अपन बोलते हैं ना कि सीआरआर को कम करो तो रिसेशन कर्व कर सकते हो, सीआरआर को बढ़ाओ तो आप इन्फ्लेशन को कर्व कर सकते हो। तो वो क्रेडिट कंट्रोल करता है, तो ये उसका एक फंक्शन है। आरबीआई का दूसरा फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर वन ऑफ द फंक्शंस बोल सकते हो, नोट इशू करना। पैसा इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। नो अदर, लाइक आरबीआई इशू करता है। गवर्नमेंट छोटा 1 रुपी कॉइन उसको इशू कर सकता है, बट आरबीआई नोट्स को इशू करता है। फिर एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी नीड पड़ती है तो किन के पास जाते हैं, वो आरबीआई के पास जाते हैं। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। तीसरा बोला है क्रेडिट क्रिएशन। नाउ क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, इट इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। किसका फंक्शन है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, विच इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। विच इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। कौन सी बैंक है, आरबीआई है क्या, नहीं आरबीआई नहीं है। कौन सी बैंक है, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनका काम है कि आपको पॉलिसीज बनाना है, किन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना है, फॉर दी एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक अगर आपको पता रहेगा ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडस्ट्रीज को जो क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट लगता है, उनको जो लोन्स लगता है वो आईडीबीआई का काम है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो है एसआईडीबीआई बनता है। और एक है दैट इज ईएक्सआई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। एंड दिस इज नाबार्ड। दिस इज नाबार्ड जो एग्रीकल्चर के रिलेशन में क्रेडिट पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, उसके बाद यस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड बाय हुम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल पेपर्स होते क्या है, कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं, कमर्शियल पेपर्स बेसिकली एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, क्या है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कौन इशू करता है ना। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स किस लिए इशू किए जाते हैं, अपने जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए इशू करते हैं। जनरली ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं या बैंक्स बोल रहे हो, यही इशू करते हैं कमर्शियल पेपर्स को। आरबीआई इशू करता है क्या, आरबीआई नहीं इशू करता। एसबीआई इशू करते हैं कि एसबीआई, देखो अभी मैंने बोला लार्ज स्केल। नाउ एसबीआई ऐसे नेम आप याद नहीं, ऐसे आप नहीं लिख सकते कि मैंने जस्ट बिकॉज हाई बिग बैंक्स, हाई नहीं बिग बैंक्स एंड कॉर्पोरेशंस इशू करते हैं। कौन इशू करता है कमर्शियल पेपर्स, कौन इशू करता है, बड़े बैंक्स एंड हाई कॉर्पोरेशंस इशू करते हैं। किस बेसिस, किस लिए इशू करते हैं, उनके जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है उसके लिए इशू करते हैं। उसको क्या बोला जाता है, हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉडीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही कमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं। यस ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। ठीक है, दिख रहा है, बहुत जूम आउट हो गया। ओके,
एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है अपनी, जो पीपीएफ कर्व है ऐसी है, बरोबर कि नहीं। इसके ऊपर ये पॉइंट के ऊपर के जो ये जो कर्व है इसके ऊपर के जो पॉइंट्स है वो आप अचीव कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। ये आप जब 100% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो ये पॉइंट्स आते हैं। जो कर्व है उसके ऊपर के पॉइंट्स जो है वो 100% कैपेसिटी के ऊपर रहते हैं। मतलब इसका मतलब मुझे कुछ हद तक याद आता है कि इसके ऊपर के पॉइंट्स अपन अचीव कर सकते हैं क्या? अचीवेबल होते ही नहीं, क्योंकि बिकॉज 100% के बाद आप काम कर सकते थे नहीं, 100% कैपेसिटी है ना आपकी, तो दिस इज अनअचीवेबल, अनअचीवेबल। ठीक है, तो यही बोल रहा है ना, एनी पॉइंट बियॉन्ड, तो उसी के ऊपर अगर वो बिलो रहता था, यहाँ पे रहता था, इट विल बी अचीवेबल, बट याद रखना यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। अटेनेबल है क्या? नहीं, दिस इज अनअटेनेबल, दिस इज अनअटेनेबल। यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है, डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। डैश मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, उसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। ले लिए अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, जैसे कि आटे का एग्जांपल लिया था, आटा होता है, ठीक है, आटा, उसके लिए अपने को क्या लगता है? व्हीट लगता है, ठीक है, व्हीट को चपाती में कन्वर्ट करना, चपाती, व्हीट इज एन इनपुट एंड दिस इज एन, चपाती इज एन आउटपुट। चपाती में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको क्या बोला जाता है? उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन। उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन को अपन ने आंसर टिक ही नहीं किया ना। दिस इज प्रोडक्शन। मार्केटिंग होता है क्या? देखो, मार्केटिंग इज समथिंग विच वी स्टेट कि मार्केटिंग कब यूज़ किया जाता है? जब अपने को ना सामने वाले इंसान को अपना प्रोडक्ट जानकारी देना है, जब मेरे को मेरे प्रोडक्ट की जानकारी सामने वाले इंसान को देनी है उसको, तब अपन मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। फाइनेंसिंग लेंगे क्या? फाइनेंस नहीं करेंगे। फाइनेंस मतलब मेरे को मेरा कंपनी को चलाने के लिए, फिर प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोजेक्ट चलाने के लिए आई नीड पैसा, तो उसको बोलता है फाइनेंस। तो फाइनेंस भी तो नहीं है ना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, रिलेशनशिप नहीं बनता। प्रोडक्शन आई थॉट एक्सप्लेन कर ही लूँ, ठीक है। व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन मार्केट, इक्विलिब्रियम प्राइस विल। देखो, एक्सेस डिमांड है मार्केट में मतलब क्या होता है ना, एक होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। याद है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ये दो कर्व जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, वो पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। समझो मार्केट में इक्विलिब्रियम लेवल पे 20 की डिमांड है, ठीक है, 20 यूनिट्स जो भी है, ठीक है, बट डिमांड मार्केट में और आ रही है, और आ रही है, और आ रही है। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतनी लाइक कॉमन सेंस है, अगर सामने वाले को गुड्स ज़्यादा लगते हैं तो आई विल डेफिनेटली इंक्रीज माई प्राइस। मतलब ज़्यादा लगते हैं इनके, मेरे को समझ रहा है मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो मैं मेरे प्राइसेस को बढ़ाऊंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना, तो आई विल अर्न मोर प्रॉफिट। तो व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? इट विल राइज। इसको उल्टा कर लेते हैं, व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई। याद करो, सप्लाई में क्या होगा? ज़्यादा मार्केट में गुड्स अवेलेबल है, अगर गुड्स ज़्यादा है मार्केट में अवेलेबल, उतना डिमांड नहीं है, तो आई वांट कि लोग ये गुड्स परचेज करें, तो मेरा प्राइस में क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ 10th क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रोडक्शन के रिलेशन में ही है। डैश इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, डैश इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप यूज करते हो, एंड आउटपुट। भाई इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशन कौन बताता है? इनमें रिलेशन जो बताता है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट में रिलेशनशिप कौन बताता है? इनपुट आउटपुट में अपना जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्शन फंक्शन देता है, ठीक है। ये तो अपने को सबको पता है। इनपुट आउटपुट में रिलेशनशिप कौन देता है? प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। डिमांड सप्लाई फंक्शन इनपुट आउटपुट में नहीं बताता है। कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट में बात करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of these is associated with, okay, which of this is associated with a monopolistic competitive market? Monopolistic competitive market, मैंने पिछले सेशन के एंड में ये चीज़ बोली थी कि you have to note down things which are repeating because हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में भी आए, या क्वेश्चंस बोलो तो उसके रिलेटेड, ये जो कंसेप्ट है इसके रिलेशन में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का के रिलेशन में क्या एसोसिएट है, मतलब इन शॉर्ट कुछ फीचर के बारे में बात कर रहा है. सिंगल बायर है क्या? नहीं, सिंगल बायर नहीं है, वो तो मोनोपोली का रहता है. इट इज़ नॉर्मल इन शॉर्ट रन, ऐसा कुछ चीज़ अपन ने पढ़ी नहीं है. ठीक है. होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली नॉट, ये तो परफेक्ट कंपटीशन का बात है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात चल रही. और ये है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. येस, दिस इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. मैंने बहुत बार ये कर लिया है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्यों होता है, कैसे होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अ फर्म एम्प्लॉय 10 लेबर्स. ठीक है, 10 लेबर एम्प्लॉय करते हैं टू प्रोड्यूस 150 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. मतलब टोटल प्रोडक्ट 150 है, तब उनका लेबर जो है वो 10 है. मतलब दैट इज क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना है? 10. उनका टोटल प्रोडक्ट कितना है? 150. ठीक है. 11 लेबर अगर वो लगाते हैं, दैट इज क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर अगर 11 है, दे आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस 166 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. दैट इज टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना बनेगा? 166. देन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है मेरे को ये बताओ. पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से कितने यूनिट्स, कितना टोटल प्रोडक्ट चेंज होता है, उसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट. देखो याद रखना, यहाँ पे 10 जब वेरिएबल फैक्टर था तब 150 यूनिट्स बने. जब मेरा वेरिएबल फैक्टर 11 बना तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना बना? 166. मैंने क्या बोला? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो TPN लेस TPN माइनस 1. मतलब एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से मेरे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आया. तो देखते हैं, 150 से 166 बना, मतलब ही 166 लेस 150 विच इज नथिंग बट 16. दिस इज माई मार्जिनल प्रोडक्ट. तो आंसर क्या है? 16. ठीक है. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन दैट रीजन व्हेन. तो ये किस बारे में बात कर रहा है? ये अपना जो लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. दिख रहा है ना? हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये इस लॉ के बारे में बात कर रहा है. दैट इज रैशनल प्रोड्यूसर कौन से रीजन में प्रोड्यूस करेगा. देखो याद करो, अपना जो स्टेज 1 था, ठीक है, स्टेज 1 था, वो स्टेज में क्या होने का? मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करने का. माई मार्जिनल प्रोडक्ट यूज टू इंक्रीज, माई AP यूज टू इंक्रीज. ठीक है, मतलब ये स्टेज में अगर मैं प्रोड्यूस करूँ तो मेरे को तो कुछ लॉस नहीं होने वाला, एंड आई विल बी प्रोड्यूसिंग इन दिस स्टेज. येस, बट इसके बाद स्टेज 2 भी आता है. ठीक है, स्टेज 2 आता है. वो स्टेज 2 में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता रहता है, बट माई मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूसेस एंड माई एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूसेस. एवरेज प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? गिरता रहता है. बट दो दे आर डिक्रीजिंग, दे आर नॉट नेगेटिव. है क्या ये सेकेंड स्टेज में नेगेटिव है क्या? नहीं, दे आर नॉट नेगेटिव. तो वाई डू आई हैव टू प्रोड्यूस टिल स्टेज 1 ओनली? आई कैन प्रोड्यूस इन स्टेज 2. स्टेज 2 में मेरा टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है ना, कुछ तो हिस्से से बढ़ रहा है. तो अगर उतने ही प्रोडक्ट से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कम रेशियो में, कम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, फिर भी मेरा कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है ना. तो आई कैन प्रोड्यूस. अगर मैं स्टेज 2 में प्रोड्यूस नहीं करूँगी तो इसका मतलब आई एम डूइंग वेस्टेज. भाई मेरा जितनी कैपेसिटी बनती है मैं उतना नहीं प्रोड्यूस कर रही, वेस्टेज है ना. तो याद रखना हमेशा स्टेज 2 विल बी योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे क्या बोला है? मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका स्टेज 2 रहेगा. स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में माई एवरेज प्रोडक्ट इज, ठीक है, मेरा एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन माई मार्जिनल प्रोडक्ट,
एंड माई मार्जिनल प्रोडक्ट एंड माई एवरेज प्रोडक्ट आर डिक्लाइनिंग, वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. तो rational producer produce in that region when my marginal physical product of the fixed input becomes negative, obviously not. नेगेटिव होगा तो मैं तो प्रोड्यूस नहीं करूंगी. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड इनपुट बिकम्स इंक्रीजिंग, जब इंक्रीजिंग हो रहा है तब तो मैंने करना ही करना है, बट उसके बाद भी करना है, तो ये भी नहीं है. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट द वेरिएबल इनपुट बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव है तो मैंने प्रोड्यूस ही नहीं करना है ना, नेगेटिव है मतलब मेरे को तो लॉस हो रहा है. लास्ट बोला है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम्स डिक्लाइनिंग. डिक्लाइनिंग का मतलब नेगेटिव है क्या? नहीं, डिक्लाइनिंग मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है तो आई कैन प्रोड्यूस, तो मेरा आंसर क्या है, डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता है. इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज अराइजेस ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस. इंटरनल की बात चल रही है, मतलब इट इज विद इन द फर्म. फर्म में कुछ अच्छी बातें या फर्म में कुछ बुरी बातें होती है जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आता है. दैट इज ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल चेंजेस नहीं, चेंज एट द फर्म लेवल यस. फर्म में कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से इंटरनल इकोनॉमीज अच्छी बातें या फिर डिस इकोनॉमीज होती है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, the cost function shows the functional relationship. The cost function shows the functional relationship between cost of production. Cost function, ठीक है, याद रखना, प्रोडक्शन फंक्शन जो देता है वो इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशनशिप देता है, और जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो आपका इनपुट विद आउटपुट. इनपुट कॉस्ट मतलब जो इनपुट डालते हो उसका जो कॉस्ट रहता है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है उसका आउटपुट के साथ लेना देना करता है. The cost function shows the functional relationship between the cost of production with the output produced by the firm. I guess ये तो सबसे इजी मॉक टेस्ट पेपर है. अभी तो अपन 16 क्वेश्चन पे और ऑलमोस्ट अराउंड 22 मिनट्स में विद एक्सप्लेनेशन आई हैव कंप्लीटेड इट. एंड आई गेस सो ये एक्सप्लेनेशंस मैंने पहले भी दिए थे और ज़्यादा थोड़े डिटेल में दिए रहेंगे. अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द रीज़न आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये इतनी ज़्यादा क्यों नहीं, वाई इजंट शी स्ट्रेसिंग ऑन इट. बट मेरे को ऐसा लगता है कि इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स हो चुके हैं और रिपीटेशंस इतना है सेम कंसेप्ट से, तो आई गेस आपको ये चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. हाँ, 17 से लेके 22 तक आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं. 23rd एक ही है बीच में, मैं पॉज करती हूँ. सो यस, 23rd क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं अपन. इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज अ प्राइस टेकर. प्राइस टेकर कॉम्पिटिटिव मार्केट अपन ने वहाँ पे पढ़ा है. इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री प्राइस बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, एंड अपनी जो फर्म्स होते हैं उसमें जो काम करने वाले जो फर्म्स होते हैं दे आर द प्राइस टेकर्स. वो इंडस्ट्री जो प्राइस बनाती है उसको बस वो ले लेते हैं, खुद का प्राइस वो बनाने से रहे. तो डैश इज द प्राइस टेकर, इट फर्म इज द प्राइस टेकर. फर्म इज द प्राइस टेकर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं. हाँ, 24 से लेकर 33 तक आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन है. उसके बाद 34th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन. This is 34th question. Yes. एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म. एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म कैसा होता है, कर्व कैसा होता है, देखो कर्व ड्रॉ कर दे अपन. ए आर कर्व कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है. उसके बाद मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आता है कुछ ऐसे. तो मार्जिनल रेवेन्यू ये रहा और एवरेज रेवेन्यू ये रहा. ठीक है, बहुत बार ये ड्रॉ कर लिया ये कर्व्स. तो एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म इज ऑलवेज मोर देन द मार्जिनल रेवेन्यू. यस, ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. तो एवरेज रेवेन्यू, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्ट फर्म, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू कर्व. ठीक है,
इसके बाद 35 से लेके जो 41 क्वेश्चन है आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। यस, बीच में के सारे आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है कि क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू CRR। ट्रू है या फॉल्स है? फॉर द वेरी लास्ट टाइम एक बार अपन CRR पढ़ेंगे, क्या होता है CRR। देखो CRR है, ठीक है, पर्टिकुलरली मैं, ठीक है, मैं अगर बैंक के पास जाती हूँ, ठीक है, तो बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है, मैंने समझो 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, पहले 1 लाख रुपीज़ लिए थे इसलिए 2 लाख रुपीज़, मैंने अगर बैंक में 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं तो बैंक जो है ये पूरे के पूरे 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या? लोन के लिए, मतलब सामने वाले बंदे को लोन पूरे के पूरे 2 लाख रुपए नहीं दे सकती, उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज अमाउंट निकाल के RBI को देना पड़ता है, उसको बोला जाता है CRR, ठीक है। अगर ये CRR रेट पहले समझो 15% था, अभी ये CRR रेट अगर इंक्रीज किया गया 15 से 25% किया गया, तो अभी आई गेस सो बैंक को 25,000 निकाल के रखने पड़ेंगे, और सॉरी 2 लाख ना, तो 2 लाख का 40,000 50,000 रुपये निकाल के रखने पड़ेंगे। और अभी बैंक को कितने बस अवेलेबल रहेंगे? ओनली 1,50,000 रुपीज़ लोन पर्पज़ के लिए। बराबर? हाँ बराबर बोल रही, तो बराबर बोल रही हूँ मैं। तो 1,50,000 अगर अवेलेबल है तो बैंक के पास कम अवेलेबल है, इसके वजह से क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। पहले कितने थे? ऑलमोस्ट अराउंड 1,80,000 1,85,000 अवेलेबल थे बैंक के पास लोन पर्पज़ के लिए, अभी बैंक के पास बस 1,50,000 अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर CRR बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होता है, इसका मतलब ही दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो ये ट्रू है, तो ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म करंटली प्रोड्यूसेस वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ऐसा सिचुएशन दिया है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस जो है मेरा, दैट इज एवरेज रेवेन्यू, मेरा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मेरे को ऐसा लगता है प्रॉफिट होगा। हाँ ठीक है, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट भी हो रहा है एंड माई रेवेन्यू इज़ मोर देन माई मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है और मेरे को रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है तो मैंने मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए। यस, बराबर कि नहीं? आई वोंट स्टॉप माई प्रोडक्शन, या फिर मैं मेरा प्रोडक्शन कम कर दूँगी। मेरे को दिख रहा है, मेरे को इंसेंटिव दिख रहा है कि यहाँ पे मैं कमा सकती हूँ, यहाँ पे मैं प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकती हूँ, देन आई विल प्रोड्यूस मोर एंड आई विल गेन मोर। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, इट विल इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर। यस, यही आंसर है। देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोले? इट विल इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, प्रोड्यूसिंग लेस नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते। आपको जब इंसेंटिव दिख रहा है कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, यू शुड गो फॉर मोर प्रोडक्शन। तो आपका आंसर क्या है? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी आपका जो कम्युनिकेशन चैप्टर है वहाँ से आएगा, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सर आपको करवा के लेंगे ये। उसके बाद अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर आ रहे हैं। यस, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री देयर आर, कितने बार किया ये सब, कितने बार, मतलब मेरे को ऐसा लगे कि स्किप करना चाहिए बट फिर भी नहीं करेंगे, अपन करेंगे। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, वहाँ पे क्या होते हैं? मेनी बायर्स होते हैं, मेनी सेलर्स होते हैं। हाँ होते हैं मेनी सेलर्स बट देयर माइट बी ओनली 2 बायर्स। नो, मेनी सेलर्स बट देयर माइट बी ओनली 1 और 2 सेलर्स। नहीं, 1 फर्म होती है, नहीं, तो देयर आर मेनी सेलर्स एंड देयर आर मेनी बायर्स। मतलब मेरे को ठीक है, चलो जाने दो, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय। नाउ क्या होता है डायनामिक प्राइसिंग? जो आप बोलते हो ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो अभी डायनामिक प्राइसिंग में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आप हेविली प्राइजेस को फ्लक्चुएट करते हो। क्या करते हो? हेविली प्राइजेस को फ्लक्चुएट कर रहे हो। ये हेवी प्राइजेस फ्लक्चुएशन आपको मार्केट में ज़्यादा नहीं दिखेगा। मार्केट में जाओगे ना, किसी फ़ोन को लाइक कपड़े लेने हैं, जैकेट लेना है ना, उसका ज़्यादा ना, या फिर वॉचेस लेने हैं, उसका ज़्यादा इतना फ्लक्चुएशन नहीं दिखता मार्केट में जाओगे तब, जब आप खरीदने जाते हो शॉप में। बट एक चीज़ अगर आपने गो थ्रू की रहेंगी, जब आप ऑनलाइन जाते हो, मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे ना मिंत्रा में तो मैंने बहुत बार देखा है कि क्या होता है ना कि एक बार मैंने एक कोई चीज़ सिलेक्ट की है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल वो 700 रुपीज़ की थी, तब मैंने जब दिखी थी 700 रुपीज़ की, मैंने सोचा कि अभी नहीं, थोड़ी देर में ले लेते हैं। बाद में देखा तो अचानक से वो 900 पे आ गई, उसके बाद वो 1000 पे चली गई, फिर वो थोड़ी कम हो जाती है, मैं खरीद लेती हूँ, और उसके बाद खरीदने के बाद मेरे को ये दिखता है तो वो 1000 के ऊपर भी जा रही। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखता है, कहाँ पे दिखता है, मतलब ज़्यादा डायनामिक प्राइसिंग क्यों करते हैं ना, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर में हिटिंग होती थी। देख साक्षी तूने जब देखा था 700 रुपीज़ का था, तूने तेरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, अभी वो 1000 रुपीज़ तक गया है, चल हम लोग तेरे लिए कम कर रहे हैं, अभी वो कम करेंगे फिर तो मेरे अभी दिमाग में चल रहा है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया मेरे को, तो मैंने 700 में खरीदना चाहे तो 1000 रुपये तक पहुँच गए, फिर वो कम करेंगे मेरे लिए 750-700 तक वापस लाएंगे, मैं परचेज करेंगे तो ताबड़तोड़ 1000 के ऊपर दे देंगे, क्योंकि फिर कस्टमर को सेटिस्फाई लगता है, कस्टमर फील सेटिस्फाई, अरे वाह ये क्या हो गया, मतलब पहले इतना प्राइस का था, अभी पहले ये 1000, मतलब मैंने तो 700 में खरीदा और ये 1000 के ऊपर चला गया है। तो डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी आप कहाँ पे ज़्यादा देखते हो? ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा देखते हो। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन कंपनीज जो चलती है वो ज़्यादा डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, लोगों को हिट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया, ठीक है। In a perfect competition, a firm earns supernormal profit when the AR of the firm, क्या होता है, कब AR और AC दोनों सेम रहते हैं तब प्रॉफिट अर्न करते हैं। कौन सा वाला? नॉर्मल प्रॉफिट, इसके ऊपर, बट AR नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जब मैं प्रॉफिट अर्न करती हूँ उसको बोला जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कब अर्न करेंगे? जब मैं AR इज ग्रेटर देन AC। तो मतलब जब मेरा AR एक्सीड करेगा एवरेज कॉस्ट को, देन आई विल बी अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बोला है डिमांड कर्व इज समथिंग लीनियर लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लीनियर लाइन होती है, या फिर बोल दो हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज पॉजिटिवली स्लोप नहीं, इट इज नॉट नेगेटिवली स्लोप, इट इज नॉट वर्टिकल। वर्टिकल कुछ ऐसा होता है ना, नहीं, इट इज़ हॉरिजॉन्टल। इसी के साथ अपने 5 मॉक टेस्ट पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ डेफिनेटली ये दूसरे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट उनको भी लाइक क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, ठीक है। और आप चाहिए तो आप आपके मॉक टेस्ट पोर्टल में जाके एग्ज़ाम्स दे सकते हो ये मॉक टेस्ट पेपर्स के, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो, नथिंग एल्स। अपना मोटो तो वही था कि आपकी प्रैक्टिस होने के लिए अपन ने ये सेशंस लाए हैं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओके। सी यू देन, बाय बाय।